हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक भू संसाधन के सेकंड पार्ट के नोट्स पढ़ेंगे। तो पिछले पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि पर्यावरण का क्या अर्थ है, प्राकृतिक भू संसाधन किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार हमें इनका संरक्षण करना चाहिए और इसके संरक्षण के लिए विश्व में क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। जैसे रियो सम्मेलन है, एजेंडा 21 जिसके तहत लागू किया गया, और विकसित और विकासशील देशों के कुछ ऐसे नियम स्थापित किए गए जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। और इसी के अंदर कुछ प्रोटोकॉल, कुछ संधियां हुई, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑस्ट्रेलियन। और उसी प्रकार तीसरा पॉइंट इसमें है, जैसे तीसरी संधि हुई जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग। इसके तहत क्या है, वायुमंडल के ऊपर ओजोन गैस की एक पतली सी परत है जिसमें से सूर्य की रोशनी छनकर पृथ्वी तक पहुंचती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। इस गैस की परत में छेद हो गया है जिससे अब तक सूरज की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इससे उन स्थान पर ज्यादा खतरा है जो समुद्र के किनारे बसे हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ये है कि वायुमंडल के ऊपर जो ओजोन गैस की जो हमारी पतली परत है, जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, उस गैस में छेद हो गया है, जिससे कारण सूरज की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही हैं, जो हमारे लिए, मतलब पृथ्वी के लिए, प्रकृति के लिए और इंसानियत के लिए खतरा साबित हो रही है। इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन। ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। वैश्विक साझी संपदा की सुरक्षा को लेकर भी विकसित एवं विकासशील देशों का मत भिन्न है। विकसित देश इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों में बराबर बांटने के पक्ष में है, परंतु विकासशील देश दो आधारों पर विकसित देशों की इस नीति का विरोध करते हैं। पहला यह है कि साझी संपदा को प्रदूषित करने में विकसित देशों की भूमिका अधिक है। क्यों है? क्योंकि वे विकास करने के नाम पर, मतलब जो अपना विकास करने के नाम पर जो डिजिटल जो दुनिया उठा रहे हैं, मतलब उसके कारण जो परमाणु संयंत्र हो रहा है, डिजिटल टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, उससे वातावरण कुछ ज्यादा ही प्रदूषित हो रहा है। दूसरा यह है कि विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया में है, अतः साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए तथा विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम की जानी चाहिए, ताकि वे अपना विकास कर सकें। क्योटो प्रोटोकॉल। अब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का निर्माण किया गया। इसके अंदर क्या था, पर्यावरण समस्याओं को लेकर विश्व जनमानस के बीच जापान के क्योटो शहर में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे, और इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। अर्थात इस प्रोटोकॉल में ये निर्धारित किया गया कि हम पर्यावरण की समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे और विश्व जनमानस के तहत इसके समाधान के लिए कुछ नियम स्थापित होंगे। और इसी के तहत इस पर सहमति जताते हुए कुछ देशों ने हस्ताक्षर भी किए थे, और इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये हुआ था 1992 में। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया गया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। वन प्रांतर, गांव और देहातों में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो पवित्र माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन जगह पर देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ को काटा नहीं जा सकता। यह परंपरा चाहे जो भी हो, पर इन प्रथाओं के कारण पेड़ पौधों का बचाव हुआ है। भारत ने भी पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपना योगदान दिया है।
जिसमें पहला पॉइंट है 2002 क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरों में उसका अनुमोदन करना। 2005 में G8 देशों की बैठक में विकसित देशों द्वारा की जा रही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी पर जोर देना। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर कार्य चल रहा है। भारत सार्क के मंच पर सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात NGT की स्थापना की गई। भारत विश्व का पहला देश है जहां अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति कम योगदान अर्थात अमेरिका में 16 टन होता है, जापान में 8 टन, चीन में 6 टन तथा भारत में 1.38 टन उत्सर्जन होता है। भारत ने पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किए हैं। 2030 तक भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33-35% कम करने का लक्ष्य रखा है। कोप 23 में भारत वृक्षारोपण व वन क्षेत्र की वृद्धि के माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 मिलियन टन CO2 के बराबर सिंक बनाने का वादा भी किया है। पर्यावरण आंदोलन। अब पर्यावरण के लिए कौन कौन से आंदोलन है? पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन किए हैं, जैसे दक्षिण देश मेक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन। ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के विरोध में आंदोलन हुआ है। थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन तथा भारत में बड़े बांधों के विरोध में आंदोलन हुआ है, जिनमें भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रसिद्ध है। संसाधनों की भू राजनीति अर्थात संसाधनों पर दूसरे देशों का अधिकार स्थापित होना। यूरोपीय देशों के विस्तार का मुख्य कारण है अधीन देशों का आर्थिक शोषण रहा है। जिस देश के पास जितने संसाधन होंगे उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। इमारती लकड़ी। पश्चिम के देशों ने जलपोतों के निर्माण के लिए दूसरे देशों के वनों पर कब्जा किया ताकि उनकी नौसेना मजबूत हो और विदेश व्यापार बढ़े। तेल भंडार। विश्व युद्ध के बाद उन देशों का महत्व बढ़ा जिनके पास यूरेनियम और तेल जैसे संसाधन थे। विकसित देशों ने तेल की निर्बाध आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों पर सेना तैनात की है। जल। पानी के नियंत्रण एवं बंटवारे को लेकर लड़ाइयां हुई। जॉर्डन नदी के पानी के लिए 4 राज्य दावेदार हैं: इजराइल, जॉर्डन, सीरिया एवं लेबनान। मूलवासी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूलवासी बताया जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया। भारत में मूलवासी के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1975 में मूलवासियों का संगठन वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपुल्स बना और मूलवासियों की मुख्य मांग यह है कि इन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने वाला समुदाय माना जाए। दूसरे आजादी के बाद से चली आ रही परियोजनाओं के कारण इनके विस्थापन एवं विकास की समस्या पर भी ध्यान दिया जाए। तो इसी के साथ बच्चों आपके इस चैप्टर के नोट्स समाप्त होते हैं। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।